हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका कक्षा 12 राजनीति की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 4 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 29 फरवरी का एग्जाम है। उसमें 100% इन क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत पाक संबंधों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला, भारत पाक संबंधों की समस्याओं की विवेचना कीजिए, या इस तरीके से पूछा जा सकता है, भारत पाक संबंधों में मतभेद के कारण लिखिए। इसका आंसर आपका इस तरीके से है, भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों को मधुरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित समस्या विद्यमान है। नंबर 1, पहला है कश्मीर समस्या। आपको सभी को पता है, कश्मीर समस्या भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद का विषय रहा है। इसमें से जैसे भारत पाक संबंधी में कश्मीर प्रकरण को लेकर मतभेद बना हुआ है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना अधिकार जमा रखा है, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, है ना। तथा शेष कश्मीर को भी वह हड़पना चाहता है। ठीक। दूसरा होता है आतंकवाद को प्रोत्साहन। देखिए, पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया है। वह प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारत भेजकर हमारे देश में अशांति फैलाने का प्रत्येक संभव एवं असंभव प्रयास करता रहता है ना। और तीसरा पॉइंट है बांग्लादेश। बांग्लादेश पूर्व में पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वहां पर पाकिस्तान से अलग होने हेतु संघर्ष हुआ, है ना, जिसमें भारत द्वारा उसकी मदद की गई तथा उसके फलस्वरूप बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ। इसमें अगर मैं डेट बोलूँ तो जो बांग्लादेश है वो 16 दिसंबर को आज़ाद हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को, जिसे भारत की मदद से पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ा गया था, पाकिस्तान की आर्मी को बंधक बना लिया गया था। और 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ठीक है। तो पाकिस्तान की सोच है कि भारत ने पाकिस्तान को खंडित कराने का कार्य किया है, और यही प्रयास में वो लगा रहता है कि वो भी भारत के किसी एक राज्य को, किसी भी राज्य को भारत से अलग कर दे। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 4, स्वयं को मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि मानना। इसमें क्या है, पाकिस्तान स्वयं को कश्मीर सहित संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानता है। उसकी यह सोच भारत में घटित सामान्य सी घटना को भी सांप्रदायिक रूप दे देती है ना। इससे दोनों देशों के संबंधों में कटुता आती है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को सभी मुस्लिमों का हितैषी मानता है ना। और उनके हितों की बोले तो उनके हितों को उठाता रहता है, और हित नहीं, वो उनको भड़काता रहता है। ठीक। दूसरा है पाक की दोहरी कूटनीति। पाकिस्तान दिखावे के तौर पर तो भारत से संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह भारत से द्वैत संबंध नहीं चाहता। उसकी यह दोहरी कूटनीति दोनों देशों के संबंध में जहर घोलती रहती है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि वो किसी भी हालत में नहीं है भारत से लड़ने की। ठीक। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत श्रीलंका मतभेद के 4 कारण लिखिए। दोस्तों, इसका आंसर है, देखिए मैं पहले आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो पड़ोसी देशों के साथ हमारी जो भी सीमाएं साझा होती हैं, तो सीमा साझा होने पर कुछ ना कुछ सीमा विवाद चलता रहता है। जैसे श्रीलंका है तो इससे हमारी जलीय सीमा लगती है ना, तो इसमें कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है नागरिकता संबंधी मतभेद। भारतीय मूल के तमिलों का नागरिकता संबंधी विवाद भारत तथा श्रीलंका के बीच मतभेद का प्रमुख कारण बना हुआ है। देखिए क्या होता है कि हमारा जो तमिलनाडु है वो श्रीलंका के सबसे नज़दीक पड़ता है, और हमारे श्रीलंका से कुछ तमिल तमिल लोग श्रीलंका जाकर बस गए हैं, जिसके कारण वहाँ की जो नागरिकता उनको नहीं मिल पा रही, इसीलिए इनमें विवाद होता रहता है। दूसरा है सीमा निर्धारण संबंधी विवाद। भारत श्रीलंका के मध्य समुद्री सीमा निर्धारण की समस्या की वजह से भी दोनों देशों में समय समय पर मतभेद उभरता रहता है। तीसरा है महासागरीय मतभेद। हिंद महासागर के नियंत्रण की समस्या को लेकर भी भारत श्रीलंका में प्रमुख मतभेद है। नंबर 4, टापू संबंधी मतभेद। भारत श्रीलंका के मध्य कच्छ टीपू टापू का मसला भी परस्पर मतभेद की प्रमुख वजह रही है। ये कच्छ टीपू टापू है जो बीच में पड़ता है, उस पर वर्तमान में भारत का कब्जा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधानों को संक्षेप में अग्रलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, पहला बिंदु है,
दोनों पक्ष इस बात का प्रयास करेंगे कि उनके बीच अच्छे पड़ोसियों के संबंध विकसित हों। वे अपने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे तथा बल प्रयोग की मदद नहीं लेंगे। नंबर 2, दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों का परिपालन करेंगे तथा उनके सभी हथियारबंद सैनिक 5 अगस्त 1965 के पूर्व के स्थान पर वापस चले जाएंगे। नंबर 3, दोनों पक्ष परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करते हुए मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने वाले प्रचार को प्रोत्साहित करेंगे। और नंबर 4, दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को पुनः बहाल करते हुए आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को सामान्य रूप से फिर से स्थापित किया जाएगा। और नंबर 5, दोनों देश युद्ध बंदियों को प्रत्यावर्तित करते हुए एक दूसरे की हस्तगत की संपत्ति का वापसी पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दोस्तों, जी ताशकंद यह वर्तमान में कहें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है और भारत पाकिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ था 1965 में। जब हमारा युद्ध हुआ था तो ये ताशकंद में वार्तालाप हुई थी हमारे प्रधानमंत्री के बीच में, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री गए थे लाल बहादुर, सॉरी, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनकी तरफ से उनका राष्ट्रपति अयूब खान गया था। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण लिखिए। तो इसका आंसर है, दोस्तों मैं एक बात और बोल दूं, क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी सीमा साझा होती है, उनसे कुछ ना कुछ हमारा विवाद चलता रहता है ना। तो इसलिए हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बीच में क्या तनाव है, क्या विवाद चल रहा है, उसको आपको जरूर पढ़ना है ना। और वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है 4 नंबर में। ठीक है, तो देखिए, हालांकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों में विभिन्न मुद्दों को लेकर तनाव है। संक्षेप में दोनों देशों में तनाव के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है, बांग्लादेश के हिंदू एवं बिहारी मुसलमान अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अवैध रूप से भारत के सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ करते रहते हैं, जिसमें दोनों देशों के संबंधों में तनाव व्याप्त होता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी बांग्लादेश के बीच में क्या चलती है कि वहाँ एक तो क्या है कि कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनकी वजह से हिंदू वहाँ से पलायन करते हैं। तो भारत सरकार उन ये मुद्दा उनके सामने उठाती है। दूसरा, वहाँ के मुसलमान भी भारत में शरण लेते हैं, तो जो शरणार्थी समस्या वो भी सबसे ज़्यादा चली आ रही है। दूसरा पॉइंट है, भारत बांग्लादेश के मध्य मोहरी नदी विवाद ने भी परस्पर दोनों राष्ट्रों के संबंधों में खटास पैदा की थी, क्योंकि मोहरी नदी है जो दोनों देशों के बीच में बहती है, तो इसकी पानी को लेकर विवाद चलता रहता है। तीसरा है नवमूर द्वीप, इसको अपन न्यू मरे द्वीप भी कहते हैं। विवाद भी भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव का एक कारक रहा है। नंबर 4, हालांकि चकमा शरणार्थियों को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए दोनों देशों के बीच 9 मार्च 1997 को एक समझौता किया जा चुका है, लेकिन अभी भी यह दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करने वाला कारण बना हुआ है। नंबर 5 है, इस्लामिक होने के कारण बांग्लादेश का पाकिस्तान की ओर झुकाव है। इसके उसके द्वारा आतंकवाद को गुप्त तरीके से समर्थन देने के कारण दोनों देशों के मध्य तनावपूर्ण हुए हैं। देखिए, कुछ भी हो, है तो मुसलमान, और मुसलमान देश कभी भी मुसलमान देश के खिलाफ नहीं रहता है, वो हमेशा भारत के ही खिलाफ रहता है ना। तो ये भी एक कारण होता है। अब पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। तो इसका देखिए, ये है पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ। इसका आंसर है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में मुख्यतः अग्र कठिनाइयाँ विद्यमान है। तो इसका आंसर है, देखिए ध्यान से पढ़ लेना, पाक में हमेशा सेना का प्रभुत्व रहा है। वहाँ जितने भी शासक बहुत हुए, उन्होंने लोकतंत्र के नाम पर सैन्य बलों के माध्यम में से सत्ता हथियाई। पाक जनसाधारण सैन्य शासन का समर्थन इस वजह से करता है क्योंकि उनकी सोच है कि इससे पाकिस्तानी सुरक्षा पर कोई संकट नहीं आएगा। दूसरा, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिल सका, अतः वह सैन्य बलों को अपना प्रभुत्व कायम करने हेतु बढ़ावा मिला। पाकिस्तानी समाज में धर्म गुरुओं, भूस्वामी अभिजनों अत्यधिक प्रभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी लोग सैन्य शासन को ही अपने लिए ठीक मानते हैं। दोस्तों देखिए, अभी वर्तमान में भी पाकिस्तान में यही समस्या चल रही है। लगभग उनके यहाँ 15 दिन हो गए चुनाव खत्म होते हुए, और चुनाव में भी बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, ऐसा रिपोर्ट निकल के आया है। और अभी तक वहाँ का प्रधानमंत्री क्लियर नहीं हो पाया है, यानी कि वहाँ सेना का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है ना। वहाँ लोकतंत्र की हमेशा हत्या होती है, और जब भी चुनाव होते हैं, अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो पाकिस्तान वहाँ से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सेना में आ जाती है ना। यानी कि वहाँ सेना का शासन होता है, और अभी तक वहाँ की कोई भी सरकार अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर सकी है। ठीक है, इसलिए वहाँ लोकतंत्र सही से नहीं हो पाता है। ठीक है,
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका पहला पॉइंट है, युद्ध एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अनुकरण करना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शांति विरोधी तत्वों के निराकरण एवं आक्रामक कृत्यों व शांति के अन्य अतिक्रमणों के दमन के लिए प्रभावकारी सामूहिक उपाय करना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है। यह ऐसे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान अथवा समझौता करता है जिनमें विश्व शांति भंग होने का भय है ना। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, समान अधिकार एवं आत्मनिर्णय। तो राष्ट्रों के समान अधिकारों एवं अंतिम निर्णय के आधार पर विश्व के देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास तथा विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने हेतु अन्य उपाय करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही उद्देश्य है। नंबर 3, विभिन्न समस्याओं का समाधान। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अन्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना एवं मानवाधिकार तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना का परिवर्धन करना है। नंबर 4 है, समन्वय की स्थापना। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत विविध राष्ट्रों के क्रियाकलापों में उचित तालमेल बनाए रखने के लिए एक केंद्र की स्थापना करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों को लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर में पूछे जाना है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला पार्ट, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनको आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपके अच्छे पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे, इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना, क्योंकि वीडियो हम देख लेते हैं और उसको लाइक नहीं करते हैं, तो आप लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। चलिए, पहला है, स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्य विश्व के देशों को बीमारियों की रोकथाम हेतु जागरूक करना। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा टीकों एवं औषधियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक सेवा में सक्रिय लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है, मतलब प्रशिक्षण बोले तो ट्रेनिंग देने का कार्य करता है। नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन सिर्फ रोगों का उन्मूलन ही नहीं करता, बल्कि उसका ध्येय संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है कि जी देखो, दुनिया में जितनी भी जो बीमारियां चल रही हैं उनके रोकथाम के लिए काम करता है, कैंपेन चलाता है, लोगों के लिए जागरूक करता है, बहुत सारे काम करता है ना, है ना ये। और जो नया कोई भी रोग आया है, नई कोई बीमारी आई है, तो उसके लिए जो भी कहें तो अपना वैक्सीन वगैरह बनती है उसके लिए अप्रूव करता है ये, है ना। तो ऐसे सारे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों तथा कार्य लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना। दोस्तों इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं हेडिंग वाले, जो हेडिंग लिखी हुई है इनको आपको अच्छे से हेडिंग याद कर लेना है। इसके अंदर आप अगर पढ़ के भी जाओगे तो आप लिखे आओगे, लेकिन हेडिंग का मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखिए क्या हेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना। तो मौद्रिक सहयोग क्या होता है, मतलब आर्थिक सहयोग। जैसे मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों में मुद्रा नीति संबंधी सहयोग स्थापित करना होता है। दूसरा है, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोई भी सदस्य इसकी अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अथवा भुगतानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। नंबर 3, विनिमय स्थापित को प्रोत्साहित करना। मुद्रा कोष का एक उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व लाना होता है। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना एक दूसरे को, है ना। और नंबर 4, बहुमती भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक उद्देश्य यह भी है कि वह ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है जिसमें प्रत्येक देश अल्प समय अवधि में परस्पर एक दूसरे की मुद्रा में भारत भुगतान स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 5, भुगतान शेषों के असंतुलन की अवधि एवं मात्रा में कटौती करना। मुद्रा कोष का अंतिम उद्देश्य उक्त प्रयासों द्वारा सदस्य देशों के भुगतान असंतुलन की अवधि एवं परिणाम को कम करना है, जिससे उसके आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। अब आते हैं कार्य। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य लिखिए या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य लिखिए। तो उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं, अब कार्य आते हैं, तो कार्यों को पढ़ लेते हैं। इसके कार्य क्या क्या हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य राष्ट्रों को अपने घाटों को पूरा करने हेतु वैदेशिक मुद्रा ऋण के रूप में देना है, यानी कि जी ब्याज पर पैसे देता है देशों को। दूसरा, मुद्रा कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों को ऋण देते समय यह आश्वासन लिया जाता है कि संबंधित राष्ट्र सामान्य समयावधि के भीतर ऋण को ली गई मुद्रा में ही वापस कर देगा, मतलब ये अपना वापसी भी सुनिश्चित करता है। नंबर 3, इसके द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाता है कि राष्ट्र प्रारंभिक मूल्य की तुलना में अपनी विनिमय दर में अधिकतम 10% से अधिक का बदलाव न लाए। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अन्य कार्य क्षतिपूरक वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है। और नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यवस्थापरक परिवर्तन सुविधा भी उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनेस्को की प्रमुख कार्यक्रमों को संक्षेप में लिखिए। देखिए दोस्तों, जी यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रमों को संक्षेप में लिखिए। जी आंसर है साक्षरता आंदोलन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, 4 नंबर में आएगा तो आपको क्या करना है, इसमें हेडिंग बना लेना है इसको। और फिर साक्षरता आंदोलन में क्या लिखना है आपको कि जो यूनेस्को है वो हर किसी देश में जाकर वहाँ के जो क्या कहें तो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करता है, और हर देश के लिए ये फंड भी जारी करता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानवीय अधिकारों के संबंध में शिक्षण, यानी कि ये लोगों को जागरूक करता है कि आपके अधिकार क्या क्या हैं और उनके लिए प्रशिक्षण भी देता है ना। तीसरा है अनिवार्य शिक्षा तथा शिक्षा मानदंडों को ऊपर उठाना, यानी कि हर व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा है, शिक्षा देना अनिवार्य है तथा उनके मानदंडों को ऊपर उठाना, यानी कि शिक्षा किस तरीके से देनी चाहिए, किन किन को मिलनी चाहिए, ये सारे प्रयास करता है। चौथा है वैज्ञानिक तथा शिक्षा संबंधी विशेषज्ञों को एकत्रित करना। मतलब क्या है, वैज्ञानिक होते हैं जो हमारे, और शिक्षा संबंधी विशेषज्ञ, यानी कि जो शिक्षा किस तरीके से दी जाए, कहाँ दी जाए, किनको दी जाए, उनके जो विशेषज्ञ होते हैं, जो जानकार होते हैं, उनको एकत्रित करता है और उनके द्वारा लोगों को ट्रेनिंग देता है। और नंबर 5, वैज्ञानिकों, कलाकारों तथा शिक्षकों के कार्यों को एक किया जाना तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करना। इसका एक काम और होता है कि जो विश्व विरासत स्थल होते हैं उनको संरक्षित करता है जी, उनके लिए फंड जारी करता है ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। जैसे पुराने भवन होते हैं, पुराने किले वगैरह होते हैं, है ना, इनको भी ये मदद करता है। तो इसके बहुत सारे काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। क्या कार्य लिखिए दोस्तों, इसका आंसर है, इससे पहले मैं बता दूं आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग हमारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका काम क्या है, दुनिया में शांति स्थापित करना, और इसको दुनिया की पुलिस मैन भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए इसके कार्य कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। दूसरा, सुरक्षा परिषद का एक अन्य कार्य शांति भंग होने के खतरे को टालना भी, मतलब दोनों देशों में अगर किसी दो देशों में लड़ाई होने की कगार पर है तो उन देशों में जी समझौता करवाता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा परिषद जो भी फैसला करती है उसको क्रियान्वित करना उसी का दायित्व है। नंबर 4, सुरक्षा परिषद शांति एवं सुरक्षा के भंग होने की संभावना पर विवादों की जांच पड़ताल तथा छानबीन करता है। सुरक्षा परिषद जो भी कार्य करती है उसकी योजना बनाना उसी का काम है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य में जैसे मैं अगर बताऊं आपको तो जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया और चीन हो गया, ये 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, और इन्हीं की इसमें चलती है तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई 4 आधारभूत सिद्धांत लिखिए। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख उसके चार्टर के अनुच्छेद 2 में किया गया है, जिन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला क्या है, पहला है सभी देश एक समान तथा संप्रभुता संपन्न है। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी सदस्य राष्ट्र के आंतरिक घरेलू मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। और नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश उन दायित्वों का संपूर्ण निष्ठा से परिपालन करेंगे जो उन्होंने चार्टर के अंतर्गत ग्रहण किए। नंबर 4, संघ का प्रत्येक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रकार करेगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा न्याय किसी भी खतरे में ना पड़े। नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश किसी भी राष्ट्रों
की स्वतंत्रता छीनने के लिए ना तो बल प्रयोग करने की धमकी देंगे तथा ना ही किसी प्रकार की शक्ति प्रयुक्त करेंगे। और नंबर 6, संघ चार्टर के प्रतिकूल कार्य करने वाले किसी भी सदस्य देश की सहायता अन्य राष्ट्र सदस्य नहीं करेंगे, लेकिन चार्टर के अधीन की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई में समस्त देश देश की सहयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय विदेश नीति हेतु हिंद महासागर की उपयोगिता किन प्रमुख कारणों की वजह से है? तो इसका आंसर आपके सामने, भारतीय विदेश नीति हेतु हिंद महासागर की उपयोगिता निम्नलिखित कारणों से है। नंबर 1, हिंद महासागर के शांति एवं स्थिर रहने की परिस्थिति में ही भारतीय समुद्री सीमाएं सुरक्षित है। नंबर 2, भारत के सैकड़ों द्वीप हिंद महासागर में स्थित हैं, अतः इनकी सुरक्षा हिंद महासागर के शांत रहने पर ही निर्भर करती है। नंबर 3, भारत को अन्य महाद्वीपों से परस्पर जोड़ने वाले समुद्री एवं वायु मार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं, अतः यहाँ से सुरक्षित आवागमन इस क्षेत्र की शांति पर ही टिका हुआ है। नंबर 4, तेल खनिज एवं मछली पालन की योजनाएं तथा जीवन के विविध क्षेत्र हिंद महासागर से संबंधित हैं, अतः इस दृष्टिकोण से इसकी उपयोगिता अत्यधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित महासागर है, जो भारत के लगभग 3 ओर फैला हुआ है ना। भारत के अगर कहें तो पश्चिम में, पूरब में और दक्षिण में, तीनों ओर फैला हुआ हिंद महासागर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। तो इसका आंसर है, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व देश की भौगोलिक परिस्थितियां थी। भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक मूल्यों ने भी देश की विदेश नीति को प्रभावित किया था। नंबर 3, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाला एक अन्य तत्व देश का घरेलू वातावरण भी था। नंबर 4, भारत की विदेश नीति को तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने भी प्रभावित किया था। दोस्तों जी, 4 नंबर वाले हमारे 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। इनकी बाकी जो बच्चे 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और हाँ, अगर आपके पास परीक्षा दिन है तो मैंने सारे क्वेश्चन परीक्षा दिन में से बताए हुए हैं, है ना। तो आप उसमें से इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास परीक्षा दिन नहीं है तो मैंने आपको इतने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि आप इसमें से समझ सकें। वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा से आप देख सकते हैं, उसको पूरा समझ में आएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो जब तक आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, है ना। और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।